हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर द सरफेस टेंशन बाय द राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। मतलब किसी कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड्स का ऊपर और नीचे उतरना होता है उसके लिए हमें सरफेस टेंशन का फॉर्मूला निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, इस फिगर के अनुसार एक पॉट लेते हैं। इस पॉट में ये लिक्विड फॉर एग्जांपल जल भरा हुआ है। इसमें एक कैपिलरी ट्यूब, ये कैपिलरी ट्यूब जो है इसमें डुबोई जाती है। तो होता क्या है कि जल इधर से नली के अंदर जाने लगते हैं और कुछ हाइट तक ऊपर चढ़ जाता है। तो मान लेते हैं कि ये जो एच हाइट तक, स्मॉल एच हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये जो अवतल पृष्ठ है इसका जो बॉटम सरफेस है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट जो है वो स्मॉल एच है। और जो सबसे टॉप का कांटेक्ट पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल एच। तो जैसे ही लिक्विड इसमें से एच हाइट तक ऊपर चढ़ जाता है, और यदि ये जल है तो इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किनारों पर जो कांटेक्ट एरिया है, कांटेक्ट पॉइंट है, वहाँ पर ये अवतल नेचर या कॉन्केव नेचर बना लेता है। अब क्योंकि ये बहुत ही पतली नली होती है तो ये आपको एक अर्ध गोलाकार या गोलाकार दिखाई देने लगता है। ठीक है, जब ये कांटेक्ट में आता है तो जो इसका टॉप पॉइंट है कांटेक्ट का, यहाँ पर लिक्विड के सरफेस टेंशन की वजह से क्या करता है कि ये जो लिक्विड है इस कैपिलरी ट्यूब पर एक तनाव या सरफेस टेंशन जो है वो डेवलप करता है। तो ये तनाव बल जो है वही सरफेस टेंशन होता है, और ये जो है लिक्विड पर अंदर की तरफ लगता है, जो कि इसके टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है। इसी के बराबर और विपरीत एक टेंशन इसमें ऊपर की तरफ काम करता है, जो कि इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यही केस जो है इसमें इस साइड में भी होता है। या ये कहें कि ये देखिए ओवरऑल जो अगर हम टॉप से देखें कैपिलरी ट्यूब को तो एक सर्कल दिखाई देगा और इसमें क्या है, लिक्विड है। ठीक, अब क्या कहा जाता है कि ये जो सरफेस टेंशन टी है और ये क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट है, थीटा स्पर्श कोण है, किसके लिए, जल और कांच के लिए। ये न्यून कोण होगा, ये थीटा है तो शीर्ष अभिमुख कोण से ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, तो ये एंगल भी थीटा होने की वजह से इस सरफेस टेंशन का हम, ये जो हमारा सर्कमफेरेंस बन रहा है लिक्विड का, यहाँ से लेकर ये इतने पर हमें क्या करना होगा, इस टी का हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट देखना है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हो जाएगा टी के रेस्पेक्ट में, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी कॉस थीटा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट टी साइन थीटा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आप जानते हैं कि अगर कोई वेक्टर ए इस दिशा में होता है तो इस पर अगर मैं एक्सेसिव फलन डालें तो इस साइड, और ये अगर एंगल थीटा है तो इस साइड में इसका जो कंपोनेंट होता है वो होता है ए कॉस थीटा, और इस साइड में जो कंपोनेंट होता है वो होता है ए साइन थीटा। यानी थीटा से लगा हुआ पोर्शन ए कॉस थीटा होता है और थीटा से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होता है वो ए साइन थीटा होता है। ये क्लियर नहीं था, इसको मैं फिर से लिख रही हूँ, ए कॉस थीटा। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यहाँ पे जब हम टी को डिकम्पोज करेंगे तो टी इधर है, थीटा इधर है, तो इस साइड में टी का जो कंपोनेंट है वो टी कॉस थीटा होगा और इस साइड में जो टी कंपोनेंट है वो टी साइन थीटा होगा। इसी तरीके से दोनों साइड, या ये कह लें कि ओवरऑल जितना ये हमारा एरिया है, ये जितना बन रहा है इस पूरे पर ये काम करेगा टी। तो देखा जाए तो क्या है, अगर हम इसको ऊपर से देखें तो ये हमारा इतना दिखा, और ये टी साइन थीटा
लेफ्ट में भी है, मतलब राइट साइड में भी है, लेफ्ट में भी है। ईच एंड एवरी पॉइंट पर टी साइन थीटा इस मेनिस्कस या जो कांटेक्ट पॉइंट है टॉप पर, उस पर टी साइन थीटा चारों तरफ इस सर्कमफेरेंस पर काम करेगा। तो होगा क्या इससे, जब चारों तरफ काम कर रहा है तो उसकी वजह से क्या है, आप देखते हैं ईच एंड एवरी पॉइंट पर टी साइन थीटा काम कर रहा है। तो टी साइन थीटा अगर लेफ्ट में है तो उसी के बराबर विपरीत टी साइन थीटा राइट में भी होगा। टी साइन थीटा ऊपर है तो टी साइन थीटा इसके नीचे भी होगा। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि बराबर विपरीत होने की वजह से हर डायमीटर के अलॉन्ग बराबर विपरीत टी साइन थीटा होने की वजह से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है टी कॉस थीटा, इसका क्या होगा। तो आप देखिए ये जो मेनिस्कस दिखाई दे रहा है, ये सर्कल दिखाई दे रहा है, ये हर पॉइंट पर टी कॉस थीटा काम करता है। इसको आप ये इस फिगर से समझ सकते हैं। इस फिगर में आप देखिए ये टॉप पर है, टी साइन थीटा इधर भी है, इधर भी है। हर पॉइंट पर टी साइन थीटा टी कॉस थीटा जो है ऊपर की तरफ काम करेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो परिणामी जो बल है टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी कॉस थीटा ओवरऑल कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टी कॉस्टर सभी जगह होने की वजह से ये जो सर्कमफेरेंस या परिधि होगी, अगर केस नली की त्रिज्या स्मॉल आर है तो केस नली की त्रिज्या स्मॉल आर होने की वजह से इसका सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होगा। तो एक पॉइंट पर जो टी का कंपोनेंट है वो है टी कॉस थीटा। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू टी कॉस थीटा। तो ये यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि टी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या क्षैतिज घटक है वो इस द्रव के तल पर ऊपर की तरफ काम करेगा। ठीक है, टी के लिए तो क्षैतिज घटक है, लेकिन इस मेनिस्कस पर इस द्रव का जो टॉप पॉइंट है जो सर्किल बना रहा है इस पर ऊपर की तरफ काम करेगा, यानी टोटल वर्टिकल फोर्स एक्टिंग ऑन दी लेयर टॉप लेयर ऑफ दी वाटर वो कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू टी कॉस थीटा बराबर होगा। अब ये 2 पाई आर इंटू टी कॉस थीटा लगने वाला नेट बल ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ये जब तक 2 पाई आर टी कॉस थीटा, इसके जो लिक्विड ऊपर की तरफ चल रहा है इसका वेट डब्ल्यू नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो जब तक 2 पाई आर टी कॉस थीटा डब्ल्यू से ग्रेटर रहेगा तब तक ये लिक्विड ऊपर चढ़ता रहेगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब 2 पाई आर इंटू टी कॉस थीटा इसके वेट यानी डब्ल्यू क्या है, जो इस केस नली में ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इतना पूरा वाटर जो है चढ़े हुए लिक्विड का वेट है। ओके, तो डब्ल्यू इज द वेट ऑफ द लिक्विड विच arises from the normal layer up to its height in the capillary tube। तो इसी बात को हम फिर से देख लें, हमने क्या क्या चीज़ें माना है। हम लोगों ने माना है कि R इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। टी क्या है, तनाव बल या टेंशन है जो कि लिक्विड के द्वारा कैपिलरी ट्यूब पर लग रहा है। टी साइन थीटा क्या है, हॉरिजॉन्टल घटक है। टी कॉस थीटा ऊर्ध्वाधर घटक है, वर्टिकल। और डब्ल्यू क्या है, ऊपर चढ़े हुए द्रव स्तंभ का भार जो कि नीचे की तरफ कार्यरत है। यानी ये जो डब्ल्यू है ये जो काम करेगा ये वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ काम करेगा। ठीक है, और ये ऊपर चढ़े हुए द्रव स्तंभ का भार है। एच क्या है, ये केस नली में चढ़े हुए द्रव स्तंभ की ऊंचाई है। यहाँ से क्या है, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स कंपोनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग अभी कहाँ डिस्कस किए थे, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी साइन थीटा की बात किए थे ये 0 हो जाएगा। ओके, नेट वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अभी लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये जो है 2 पाई आर इंटू टी कॉस थीटा के बराबर होगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी चीज़ इम्पोर्टेंट है नोट करने वाली कि अगर हमारा थीटा बहुत छोटा है, थीटा मतलब स्पर्श कोण बहुत छोटा है, तब क्या होगा। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए आप, ये केस नली है, तो जिस समय
आप सोच सकते हैं कि ज़रूरी है कि केस नली में ये हमेशा अर्धगोलाकार ही बने? नहीं, ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करेगा थीटा के ऊपर। थीटा कितना है, थीटा की वैल्यू चेंज होने से इसका जो शेप है ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है हल्का सा। ठीक है, तो अर्धगोलाकार ये जो केस नली में ये शेप बन रहा है, ये अर्धगोलाकार कब होगा? ये तब होगा जब थीटा बहुत स्मॉल होगा। कैसे? आइए इसको समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ देखिए, हम लोगों ने केस नली का थोड़ा सा हिस्सा लिया है। ये क्या है, जो में ऊपर चढ़ रहा है, कांच के कांटेक्ट में आने की वजह से ये हमें एक कर्व पृष्ठ दिखाई दे रहा है। ये थीटा क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट है, जो हम कैसे निकालते हैं, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे हमने लाइन खींची, इसके टेंजेंट की लाइन खींची, यहाँ से ये बन गया, ये थीटा हमारा। ओके, तो इस प्रकार से ये हो गया। अब मेन बात क्या है कि कब हमारा ये अर्धगोलाकार बनेगा, तो इसके लिए फिर से समझिए आप, ये थीटा है। ओके, ये आर केस नली की त्रिज्या है और ये कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर ये जो हमारा कर्व बन रहा है, इस कर्व का रेडियस है। और यहाँ पर ये क्या है? ये सेंटर है। किसका सेंटर है? इस कर्व का सेंटर है। ये किसका सेंटर है? ये केस नली का सेंटर है। ठीक है, ये केस नली का सेंटर है, ये जो है कर्व का सेंटर है। तो ये रेडियस क्या होगी? कैपिटल आर जो है इस कर्व का रेडियस है और स्मॉल आर क्या है? कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है। ये थीटा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 90 होगा और ये भी अपने आप में 90 की ये कर्व की रेडियस और कर्व की स्पर्शी है। ठीक है, पेन लेके समझा देते हैं। ये थीटा है, इतना 90 है। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, ये स्पर्शी है और ये है रेडियस, इनके बीच का एंगल होगा 90। ओके, और ये अपने आप में यहाँ से यहाँ तक एक 90 डिग्री है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि हमारा ये एंगल भी थीटा होगा। जब ये एंगल भी थीटा है और ये आर है, ये कैपिटल आर है, तो आप जानते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण से, ये आधार स्मॉल आर, कर्ण कैपिटल आर हो गया, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर हो गया। अगर थीटा 0 होगा तो क्या होगा? कॉस 0। कॉस 0 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो जब कॉस 0 1 के बराबर होगा तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर होगा। और जब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर होगा तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है गोला अर्धगोलाकार बनेगा। इस पिक्चर को हम फिर से बना के आपको दिखाते हैं। तो देखिए, उस केस में आपका ये नेचर कुछ ऐसा बनेगा, अर्धगोला रहेगा। अर्धगोले के केस में आपका ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर जो है एग्जैक्टली सेम होंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू थ्योरी भी ये एकदम क्लियर है। तो अब स्मॉल थीटा की बात हमने कर ली कि उस समय हमारा स्मॉल आर कैपिटल आर होगा। ये जानना हमें इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम यहाँ पर इसको अर्धगोलाकार कंसीडर कर रहे हैं। और जब अर्धगोलाकार कंसीडर करेंगे तो ये देखिए, ये स्मॉल आर मतलब इस कर्व का रेडियस, जहाँ पर जो हमने कैपिटल आर नीचे माना था, और ये स्मॉल आर कैपिलरी ट्यूब की रेडियस, ये दोनों बराबर होगी। जो अभी आगे हम डेरिवेशन में इसी को यूज़ करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर अब क्या करना है हमें, हमने आपसे डिस्कस किया था कि केस नली में जो चढ़ा हुआ द्रव का भार है उसको निकाल लेते हैं। ठीक, तो केस नली में चढ़े हुए द्रव का भार हमने मान लिया W है, और W किसके बराबर होगा? W बराबर होगा, भार बराबर क्या होता है? mg। ठीक, m किसके बराबर होता है? देखिए, W को हम यहाँ पे आपको समझा सकते हैं, W इक्वल टू mg के होगा। और द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो जितना लिक्विड ऊपर चढ़ रहा है उसी का आयतन चाहिए और उसी का घनत्व चाहिए। ठीक है, तो केस नली में चढ़े द्रव का भार जो है
ये बराबर हो जाएगा केस नली में चढ़े द्रव का आयतन इंटू केस नली में चढ़े द्रव का घनत्व, क्योंकि ये द्रव्यमान के बराबर होगा, इंटू जी। तो इस प्रकार से ये W इक्वल टू आ जाएगा वी रो जी के। तो रो जी उससे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालना है कि केस नली में जो लिक्विड ऊपर चढ़ा है उसका आयतन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए फिर से हम बैक जाते हैं और फिगर से आपको समझा रहे हैं कि इसको देखिए आप कि हमें कितने लिक्विड का हमें चाहिए। हमें ये जो इतना लिक्विड है ये इस लिक्विड का हमें आयतन चाहिए। इस लिक्विड का आयतन कैसे निकलेगा, तो आप इसको देखिए, हमारा ये पूरा फिगर इस तरह से डिवाइडेड है। तो यहाँ से यहाँ तक एक बेलन बन रहा है। मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक बेलन है, ठीक है, एम बी सी एन, ठीक है, यहाँ पर एन लिखा हुआ है, एन। तो ये पूरा जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये कितने पोर्शन में बटा हुआ है, देखिए ये बटा हुआ है एक इस सिलेंडर में, एक सिलेंडर, ये हो गया दूसरा सिलेंडर, और ये है एक अर्धगोलाकार। ठीक, पानी कितने में भरा हुआ है, पानी जो है आपका ये इतने हिस्से में पानी भरा है आपका, ये पानी आपका इतने हिस्से में भरा हुआ है। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यही आपको समझाना चाह रहे हैं। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम इस बेलन का आयतन निकालेंगे। ठीक, इस बेलन का आयतन निकालेंगे, ओके। उसके बाद इस अर्धगोले के आयतन को हम घटा देंगे। तो जो ग्रीन पोर्शन है, इस ग्रीन पोर्शन में जो लिक्विड भरा हुआ है वो पूरा इसका आयतन निकल आएगा। होपिंग आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि चढ़े हुए लिक्विड का आयतन कैसे निकलेगा। फिर से बता दे रहे हैं कि पहले इस बेलन का आयतन निकालेंगे, इस बेलन का आयतन निकालेंगे, उसके बाद जो अर्धगोला है इसके आयतन को घटा देंगे तो चढ़े हुए लिक्विड का आयतन निकल आएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो एक ऊंचाई के बेलन MBCN में भरे द्रव का आयतन प्लस एक ऊंचाई के बेलन AMNDA में भरे द्रव का आयतन माइनस अर्धगोले AEDFA का आयतन, रोज ही आपका ऐसा वैसे उतर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एच ऊंचाई का बेलन नहीं लिखना होगा, एच ऊंचाई इसको आप नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एच ऊंचाई के बेलन का में भरे द्रव का आयतन, बेलन AMNDA जो कि एच ऊंचाई से जस्ट ऊपर जहाँ तक टॉप तक टच कर रहा है वो है आयतन, माइनस अर्धगोले का आयतन 2 × जी। अब कैसे निकलेगा, वेरी सिंपल, आप जानते हैं एच ऊंचाई के बेलन का आयतन की आयतन कैसे हो जाएगा, πr²h। बेलन का आयतन होता है πr²h। एच क्या है, उसकी हाइट है, आर क्या है, बेलन की रेडियस, तो πr² हो गया। दूसरा क्या है, फिर से देखिए, पहले पेज पे जाइए, आप पहले पेज पे जा रहे हैं, हमें किसका आयतन निकालना है, इसे क्लियर कर देते हैं जिससे आपको अच्छी तरह दिखाई दे। ओके, देखिए दूसरा बेलन हमारा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसका आयतन निकालना है। तो इसका आयतन देखिए, इसकी हाइट भी आर है और इसका रेडियस भी आर है। ठीक है, तो πr² × r के बराबर होगा। ठीक है, यही हमने यहाँ पर लिखा है, इसका आयतन हो गया πr² × r माइनस अर्धगोले का आयतन। तो पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। तो हमारे अर्धगोला जो है उसका रेडियस स्मॉल r है, तो इसका आयतन हो जाएगा 2/3 πr³। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो 1 में से 2/3 घट जाएगा, आपका आएगा 1/3 πr³ और ये आपका πr² ऐसा है। ठीक है, अब सिंस देखिए R और H, R बहुत छोटा होता है क्योंकि केस नली का डायमीटर ही बहुत छोटा होता है, जस्ट बाल के आकार का, तो स्मॉल r यानी कि रेडियस कितना छोटा होगा। ठीक है, जब R बहुत छोटा है तो r³ भी बहुत छोटा होगा, 1/3 πr³ भी बहुत छोटा होगा। तो इस वजह से हम इस पूरे टर्म को निगलेक्ट कर सकते हैं।
तो ये दिस टर्म इज निगलेक्टेड। ओके, जब इसको निगलेक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो जी। ये पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो जी के हो गया। तो डब्ल्यू बराबर आ गया पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो जी। अब ये वाला वेट हमने पहले ही बताया था कि ऊपर की ओर लगने वाला नेट बल कितना आया था हमारे पास, 2 पाई आर इंटू टी कॉस थीटा। इसको इसके इक्वल कर देंगे तो हमारे पास आ गया 2 पाई आर इंटू टी कॉस थीटा और पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो जी। यहाँ से सॉल्व करने के बाद हम एच की वैल्यू निकालेंगे, एच। तो एच बराबर क्या हो गया आपका, आर से एक आर कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, 2t कॉस थीटा आपका ऊपर बच रहा है और आर रो जी आपका नीचे आ जाएगा। तो एच इक्वल टू आ गया 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। और टी के टर्म्स में निकालना चाहें तो टी कितना निकल आएगा, टी को आप इधर ही रखेंगे, आर रो जी आपका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और टी कॉस 2 कॉस थीटा आपका नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार सरफेस टेंशन टी इक्वल टू आपका आ गया आर एच रो जी अपॉन 2 कॉस थीटा। तो इस प्रकार से किसी कैपिलरी ट्यूब में जब किसी कैपिलरी ट्यूब को किसी पॉट में भरे लिक्विड में डुबोया जाता है तो उसमें जो भी लिक्विड एच हाइट ऊपर चढ़ता है या नीचे उतरता है उसके लिए जो एक्सप्रेशन है वो आपका आ गया एच इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। यहीं से हम टी भी निकाल सकते हैं, आर एच रो जी इंटू अपॉन 2 कॉस थीटा। ओके बच्चों, होपिंग आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।